हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तैयारी। रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कम्प्लीटली कॉम्प्रहेंसिव फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए आज एक मिनी टेस्ट लेकर आए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिनी टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट जो है प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। तो उस सीरीज़ में जो हमारा आज का टेस्ट है वो आपका पॉलिटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले यदि आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो मुझे लाइव चैट में ओके लिख कर नोटिफाई करें सो दैट वी कैन बिगिन विद आवर क्लास। ठीक है, साथ ही आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा क्योंकि आप सभी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हमारे चैनल को। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी पेड कोर्सेज से अच्छा भी है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आते हैं और बच्चे चाहते हैं कि हम यूपीएससी के लिए, यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम्स के लिए भी आगे बढ़ें। जैसा कि कई सारे बच्चों की मैसेज आए हमारे पास कि जब उन्होंने प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स में काफ़ी सारी मदद मिली उन्हें हमारी क्लासेस से। ठीक है गाइज, सो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के टेस्ट को इस अच्छे नोट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार जो है वो मूल कहलाते हैं किस वजह से। ऑप्शन ए है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, ऑप्शन सी है सरलता से संशोधनीय नहीं है, या फिर डी है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? तो आप इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब ये जो है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं ये मानवों के, इसलिए ये मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। मतलब हम सभी को पता है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 में ही हमारे अनुच्छेद जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि अनुच्छेद में कितने अधिकार कितने अनुच्छेद ऐसे हैं जो अधिकारों में लगते हैं। ठीक है, तो यदि आप सभी को पता होगा तो 12 से लेकर 36 तक नंबर के जो आर्टिकल हैं, 12 से लेकर 36 तक के जो आर्टिकल हैं उन सब 35 तक के जो आर्टिकल है वहाँ पर आपके वर्णन किया गया है आपके मूल अधिकारों का। यदि आपको ये चीज़ पता है तो यहाँ पर आपके मूल अधिकारों का जो है वो वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी जो है 12 से लेके 35 तक ये 24 जो हैं आपके आर्टिकल्स हैं। 12वें को भी इंक्लूड करना है आपको, तो ऐसे 24 आर्टिकल हैं इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आज से एक स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी हबड़ नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। यदि आपने हड़बड़ी की तो वहीं पर आप एक आसान सा क्वेश्चन जो है वो खो बैठेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से समझना है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो हम बात करें, ऑप्शन है आपके पास 6, 7, 4 या फिर 5। तो आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार जो हैं प्रदान किए गए थे। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, 20 सेकंड का समय सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जितने भी मौलिक अधिकार जिसको याद आते हैं वो लाइव चैट सेक्शन में मुझे सुनाएंगे। चैट सेक्शन फट जाना चाहिए सातों के सातों मौलिक अधिकार के जो हमें संविधान ने मूल रूप से दिए थे। जब संविधान बना था उस समय जो हमें अधिकार दिए गए थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, उन सभी के नेम मुझे चाहिए। 7 जो मौलिक अधिकार हमें संविधान ने हमारे दिए थे। वेरी गुड, काफ़ी सारे बच्चों के जो आंसर लाइव चैट में मैं देख रहा हूँ आने लगे हैं, दैट्स गुड टू सी। आगे बढ़ते हैं अपने हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए ऑप्शन बी है इसका तो आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार, और ऑप्शन है आपके पास 6, 7, 8 या फिर 9। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार हैं हम सभी को पता होना चाहिए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो कैसा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जो लाइव हैं वो बताएंगे। यदि मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये कैसा क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6। जी हाँ, आप वर्तमान में आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए मूल रूप से संविधान ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो स्वतंत्रता का अधिकार,
जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन अब उसे मूल अधिकार की कैटेगरी से हटाकर, श्रेणी से हटाकर आपका संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं? मूल संविधान का हिस्सा हैं, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए हैं, या फिर 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। तो आपको बताना है कि आपके जो मूल अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा थे, या चौथे संविधान में जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम सभी ने देखा था कि संविधान बनने से पहले ही संविधान निर्मात्री सभा की बात करी जा रही थी, संविधान सभा गठित करने की बात करी जा रही थी, है ना। हमसे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी गठित करने की बात अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, जब हमारा संविधान भी नहीं हुआ था। इसका मतलब जब संविधान बना तो उसमें जो थे एक संविधान निर्मात्री सभा बनी थी, और जिसके द्वारा सभी के सभी मौलिक अधिकार इसमें डाले गए थे। मतलब ये मूल संविधान का हिस्सा थे। जब आपका संविधान बना तो उस संविधान में आपके मौलिक अधिकार शामिल थे। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं जिन्हें हम, प्रस्तावना मतलब हमारा प्रियम्बल, मूल कर्तव्य मतलब हमारी ड्यूटीज़, या फिर मूल अधिकार मतलब हमारे राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फंडामेंटल राइट्स। तो इसका सही आंसर है 20 सेकेंड है आप सभी प्यारे बच्चों के पास इसका आंसर देने के लिए। फिर हम इसके करेक्ट आंसर को जो है वो आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई गेस इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, मूल अधिकार जो है वो संविधान में न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आज से स्क्रीन पर ये रहा कि मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय का है, उच्च न्यायालय का है, दोनों का है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश का है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? उच्चतम न्यायालय पर है, उच्च न्यायालय पर है, उपयुक्त दोनों पर है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर है? चलिए देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, दोनों पर है, उच्चतम न्यायालय पर भी है और उच्च न्यायालय पर भी है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय, या फिर सर्वोच्च न्यायालय? इनमें से कौन जो है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका प्रॉपर तरीके से आंसर दें। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हम सभी को पता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन तब होता है जब इमरजेंसी होती है। ठीक है, इमरजेंसी में हमने सुना आपातकाल के दौरान आपके अधिकार जो है निलंबित कर दिए जाते हैं। तो जब भी इमरजेंसी होती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल कहलाता है वो। तो मतलब किसके पास है शक्ति? प्रेसिडेंट के पास है शक्ति। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की दुविधा या किसी भी तरह की परेशानी आप प्यारे बच्चों को होने वाली है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सीधा सीधा सा ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर इस जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुनवाई करता है। ठीक है, इस मामले में सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है सुनवाई करता है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि यदि भारत की सीमाओं के अंदर किसी भी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए जो है एक जो वकील होता है वो यदि व्यक्ति वकील करने में सक्षम नहीं है तो उस वकील की, उस एडवोकेट को कराने की जिम्मेदारी भी सर्वोच्च न्यायालय की होती है ताकि वह उस व्यक्ति के लिए लड़े। दूसरी चीज़
कितने भी केस पेंडेंसी में क्यों ना पड़े हों, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में यदि किसी व्यक्ति का ऐसा केस जाता है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो सबसे पहले वरीयता उस केस को ही दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे की स्क्रीन पर ये रहा कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल तब, संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए उनमें संशोधन कब किया जा सकता है, किस स्थिति में किया जा सकता है? पहला, राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तीसरा संसद द्वारा, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगेन ये एक बहुत आसान सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। यदि आप इसके लॉजिक को पकड़ते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन यदि आपने इसके लॉजिक को नहीं पकड़ा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। यदि देखा जाए तो काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। हम सभी को पता है कि संसद जो ही है, संसद के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति की सहमति से किसी भी तरह का सुधार बिल जो है वो पास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या फिर ऑप्शन डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं। अब देखिए बहुत आसान सी चीज़ें, यदि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान सी चीज़ें प्यारे बच्चों ये जो यहाँ पर दी गई है कि देखिए इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन आप सभी को करा भी चुका हूँ कि जो निलंबन है वो बिल्कुल होता है किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और किन परिस्थितियों में होता है? आपातकाल के परिस्थितियों में होता है। आपातकाल की परिस्थितियों में जो है आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, तो निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इस स्थिति का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ए, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवाद, बी, राज्यों के परस्पर विवाद, सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, या फिर डी, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है वो मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, या फिर मंत्रिमंडल को? हु इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, ये बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है। तो किसे बोला जाता है भाई? हलवा क्वेश्चन है, मेरी भाषा में बोला जाए तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो न्यायपालिका होती है वो ही आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? अब देखिए फिर से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर मैंने पूछ लिया हुआ। निलंबन पर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके, तीसरा ये आ चुका है। यदि लॉजिक को पकड़ा होगा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर राष्ट्रपति? बिल्कुल भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सभी बच्चों को। आसानी से इसका आंसर मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम सभी ने पढ़ा है कि भाई मूल अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति के पास भी कब होती है? जब कोई इमरजेंसी लगी हो, आपातकाल लगा हो। इस परिस्थिति के अलावा कभी भी निलंबन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, न्यायपालिका को है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, न्यायपालिका को है, या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए निलंबन का तो हमें समझ आ गया कि निलंबित करने का जो अधिकार है, वो जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, वो भी आपातकाल की परिस्थितियों में। अब लेकिन बात आती है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की। तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की यदि बात करी जाए तो ये जो है ये संसद के पास शक्ति है। ठीक है, किसके पास ये शक्ति? संसद के पास ये शक्ति है, ताकि मूल अधिकारों का अनुचित उपयोग
ना किया जा सके किन्हीं भी परिस्थितियों में, किन्हीं भी परिस्थितियों में इनका दुरुपयोग जो है वो ना किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के जो हैं क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को टेस्ट में मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह नॉलेज स्काई पर जो है अपना प्यार बरकरार रखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।